बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल से पीटीआई के अंदर एक जश्न की फ़ज़ा है और खुशी की लहर दौड़ी हुई है और एक से एक बढ़कर तवक्को ज़ाहिर की जा रही है, पेशगोई की जा रही है। किस्सा ये है कि ख़बर आई है सऊदी अरब से कि सऊदी अरब इमरान खान को दोबारा हुकूमत में लाने के लिए सरगर्म हो गया है और सऊदी अरब में मुज़ाकरात जारी है। अमेरिका के सदर बाइडन भी पहुंच रहे हैं ताकि इमरान खान से माफ़ी तलाफ़ी करके उसे वापस हुकूमत में लाया जा सके। और मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब जो है उन्होंने इमरान खान को दोबारा हुकूमत में लाने का फार्मूला कबूल कर लिया है। जल्द ही इलेक्शन का ऐलान होगा, शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तोड़ देंगे और इमरान खान धूमधाम से वापस लाए जाएंगे, 2/3 अक्सरियत दी जाएगी। और इस सिलसिले में सिर्फ नवाज शरीफ जो है वो एग्री नहीं कर रहे, उनकी रुकावट बाकी है। ये रुकावट भी जल्द ही दूर कर ली जाएगी। ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी का मैंने खुलासा बयान किया है, वरना कहानी बहुत लंबी है और पीटीआई के लोग फिर वो जश्न मना रहे हैं। तो इस कहानी की असल क्या है ये मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक तारीख़ का एक वाक़या बता दूँ, हमारी पाकिस्तानी तारीख़ का। जब 77 में यानी ज़िया-उल हक़ के दौर में जब ज़िया-उल हक़ ने जब भुट्टो साहब का तख्ता उलट दिया था, तो पीपल्स पार्टी के लोग इसी खुशफहमी में मुब्तला थे कि चीन आ गया, लीबिया आ गया, सऊदी अरब ने धमकी दे दी, फ़लाँ ने ये कर दिया, भुट्टो साहब वापस आ रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। तो उस वक्त का जो सोशल मीडिया था वो पान की दुकानों पर मुश्तमिल था, छोटे चाय खानों पर मुश्तमिल था और इसी तरह के दूसरे अवामी मकामात। तो वहाँ बैठकर ये लोग इस तरह की खुशफहमियों का शिकार थे और गलत इत्तलात पर 100% एतबार कर लेते थे कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। मसलन माओ तंग ने फ़ोन कर दिया ज़िया-उल हक़ को, चौलाई ने धमकी दे दी, कर्नल कज़ाफ़ी ने कहा मैं फ़ौज लेकर आ रहा हूँ, सऊदी अरब ने कहा हम पैसा बंद कर देंगे। ये सारी गलत बातें उस वक्त फैलाई जाती थी। फ़र्क ये है कि वो पीपल्स पार्टी के हामी थे, अवाम थे। ये पीटीआई के हामी हैं, ये ख़वास है। अवाम को आप सादा दिली का ताना नहीं दे सकते, अवाम सादा दिली होते हैं। लेकिन ये ख़वास की अक्ल को क्या कीजिए, जो हर तिनके को एक इमदादी किश्ती समझकर लपक पड़ते हैं और खुश होते हैं कि अब हम बच गए। ये ख़वास हैं, पीटीआई के लोग हैं, अवाम नहीं है। तो किस्सा सिर्फ ये है कि पिंडी के शेख रशीद ने, जिसको राना सनाउल्लाह ने 100% बरहक खिताब दिया है कि पिंडी का शैतान, क्योंकि शैतान ही वो चीज़ है जो मुसलसल झूठ बोलता है और झूठ घड़ता है। शेख रशीद हर चौथे रोज़ एक नया झूठ घड़ते हैं और फैला देते हैं और वो फैल जाता है, अगरचे वो गलत साबित होता है। तो शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि सऊदी अरब में कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं और कुछ फ़ैसले मुतवक्के हैं और जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने, बल्कि शहबाज शरीफ ने भी इत्तफ़ाक़ कर लिया, नवाज शरीफ नहीं मान रहे। इन फैसलों के बाद पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा बदल जाएगी। ख़ास तौर पर 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद मंजरनामा बिल्कुल बदल जाएगा। और ये वही शेख रशीद है जिन्होंने अभी 15 दिन पहले ये झूठ बोला था कि बड़ी ईद से पहले पहले बड़ी कुर्बानी हो जाएगी, यानी शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जाएगी। बड़ी ईद गुजर गई, आज दूसरा दिन है। लेकिन पीटीआई के लोग हस्बे मामूल शेख रशीद की इस बात का एतबार कर चुके हैं कि सऊदी अरब से इमदाद आने वाली है। ऐसा वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। और ये कहा जो जा रहा है कि नवाज शरीफ इस फैसले से एग्री नहीं कर रहे। नवाज शरीफ को भी मेरा ख्याल है इस बात का इल्म अभी तक नहीं हुआ होगा। अगर किसी ने उनको कोई ऐसी इतला दे दी कि यहाँ शेख रशीद ने ऐसी बात कही है, तो शायद उनको भी इल्म हो गया होगा कि मैं नाराज़ हूँ और फैसले हो गए हैं। सऊदी अरब में क्या हो रहा है, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान गए हुए हैं, उनकी सऊदी वज़ीरों से कुछ मुलाकातें हुई हैं। ज़ाहिर है उनका एक मजहबी हवाले से और उनका सऊदी हुकाम के साथ एक पुराना ताल्लुक़ है, जिस तरह साजिद मीर साहब का है और जिस तरह किसी ज़माने में जमात इस्लामी का भी हुआ करता था, ताहिर अशरी साहब का है। तो ये लोग जब जाएंगे तो ज़ाहिर है इनकी सऊदी वज़ीरों से मुलाकातें तो होंगी, क्योंकि ये वहाँ वेल नोन है, इनकी वहाँ कुछ न कुछ कदर व वक़्त है, हिस्सा बक़दर जुस्सा, किसी का ज़्यादा किसी का कम। तो इन मुलाकातों को बुनियाद बनाकर शेख रशीद ने ये कहानी जोड़ी। और जहाँ तक सदर बाइडन का ताल्लुक़ है तो वो सऊदी अरब ज़रूर आ रहे हैं। इससे पहले जनरल बाजवा साहब ने भी वहाँ दौरा किया। और ये जो सदर बाइडन का जो ताल्लुक़ है ये आलमी हालात से है, ना कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात से।
पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात की तरफ मैं आता हूँ कि वो इमरान खान के साथ क्या होने वाला है। लेकिन सदर बाइडन का जो मामला है वो कोई इंटरनेशनल अमूर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से किसी किस्म की कोई गारंटी हासिल करना है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के फ़ायदे से ही होगा, नुकसान से नहीं होगा। और तकरीबन 90% यकीन से बात ये की जा सकती है कि इन मुलाकातों के हवाले से पाकिस्तान के माशी मामलात में बेहतरी आएगी, जो आस्ता आस्ता आनी शुरू हो गई है। अगरचे उसका नतीजा आवाम के लिए अभी तक अच्छा नहीं निकला, उनके लिए महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन सुन रहे हैं हुकूमत के लोगों के ज़रिए से कि कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा और महंगाई में ठहराव आएगा। ये मैं ख़बर की बात नहीं कर रहा, ये उन लोगों की दावे की बात कर रहा हूँ। अल्लाह जानता है कि क्या होने वाला है, लेकिन बज़ाहिर माशी हालात जो है अवाम की अच्छी नहीं है। तो शेख रशीद ने ये दूर की छोड़ दी, और ये शेख रशीद वही है जिसने कहा था कि अगले 6 महीने में, आज से 3 साल पहले कहा था कि अगले 6 महीने में नून में से शीन निकल जाएगी। नून में से शीन तो नहीं निकली, और ये वही शेख रशीद है जिसने कहा था कि सूरज मगरब से तुलू हो सकता है लेकिन शरीफ ख़ानदान का कोई आदमी अब हुकूमत में नहीं आ सकता। वो 2 आदमी हुकूमत में आ गए। इसी तरह शेख रशीद ने ये कहा था कि इमरान खान मुद्दत पूरी करेगा, तहरीक अदम एतमाद इनका बाप भी कामयाब नहीं करा सकता। ये खैर इनकी बात सही है कि ये तहरीक अदम एतमाद इनके बाप ने कामयाब नहीं करवाई, उन्होंने खुद ही कामयाब करवाई। अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नहीं, वो हमारा बाप था जो इनसे जा मिला और सिर्फ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करा दी। तो शेख रशीद के तो 50 झूठ हैं जो मैं अभी बैठे बैठे गिनवा सकता हूँ। और लेकिन ज़ाहिर है उनमें से अक्सर आपको भी याद होंगे, अखबारात का रिकॉर्ड बता रहा है, टीवी पर इनके प्रोग्राम चलते रहे कि ये क्या कहता रहा है। और राना सनाल्लो को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने इसको बिल्कुल बरहक और बर वज़न खिताब दिया, पिंडी का शैतान। तो पाकिस्तान में क्या होने वाला है, इमरान खान का हल्का असर दिन ब दिन सिकुड़ रहा है। ये तमाम हलकों की, तमाम इदारों की रिपोर्टें जो आ रही हैं वो यही आ रही है कि इसका हल्का असर दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा है। 2-3 मिसालें मैं भी दे देता हूँ। मसलन आप ये बताइए कि इमरान खान ने 6 दिन का धरना जो था, 6 दिन के बाद जो दोबारा धरना देने का ऐलान था, वो अब तक क्यों नहीं किया? इसलिए कि इसको अच्छी तरह पता चल गया कि जितने लोग पंजाब से तो खैर कोई गया ही नहीं 25 मई के धरने में, पख्तूनख्वा से जितने लोग लाए जाने थे वो उनका भी अशीर नहीं आ सका। और इसको हर तरफ से ये बता दिया गया है कि अब धरने या लॉन्ग मार्च में इतने लोग नहीं आएंगे जितने, तुम्हारा अंदाज़ा तो खैर बहुत दूर की बात है, जितना आम सियासी कारकुन का अंदाज़ा था उतने लोग भी अब तुम्हारे लॉन्ग मार्च में नहीं आ सकते। नाज़रीन, दूसरी मिसाल ये है कि इन्होंने एक दजल और फरेब के साथ एक बहुत बड़ा एडवेंचर शुरू किया था। आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पर हर 5 मिनट के बाद 2-3 रिटायर्ड फ़ौजी अफसर आ जाते थे कि हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं और इसके साथ गद्दारी की गई है और हम मीर जाफ़र और मीर सादकों के ख़िलाफ़ हैं। और ये मुहिम चलाई गई थी बाकायदा टीवी पर कि साबिक़ रिटायर्ड फ़ौजियों की, जिनकी तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा इन्होंने बताई, कि वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए। और अब ये वीडियोज़ जो आना शुरू हुई है इसका सबूत है। तो मैंने पहले ही दिन एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने बताया था कि इनकी तादाद 150 से ज़्यादा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों की तादाद 10 हज़ार में या लाख में, इससे कतई नज़र इनके साथ जो है वो 150 से ज़्यादा नहीं है। और फिर आपने देखा कि जब 40-50 अफसर, रिटायर्ड अफसर अपनी वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करा चुके और वो सोशल मीडिया पर लाए गए, तो उसके बाद फिर कोई व्लॉग नहीं आया, कोई ऑडियो, कोई वीडियो रिकॉर्ड, कोई क्लिप उसके बाद नहीं आया। और फिर उसके बाद जो स्ट्रेंथ जमा करने की कोशिश की गई रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों की, वो 2 वाक़यात हुए। एक में ये 6 या 7 थे, दूसरे में ये 40 या 50 थे, और जिसमें बड़ी बदमज़गी हुई। और उसके बाद फिर इनका मक्कू ठप दिया गया। ये मक्कू ठपने से पहले की बात कर रहा हूँ कि ये 50 से ज़्यादा लोग नहीं ला सके रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों में से। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो लाखों या हज़ारों, 10 हज़ार की तादाद में रिटायर्ड अफसर हैं, वो इनके साथ नहीं हैं। इनके साथ एक महदूद तरीन सर्कल है, और वो सर्कल उन लोगों का है जिन्होंने अपने दौर में बेतहाशा करप्शन की, जो मुशर्रफ के आर्गन थे, मुशर्रफ के आज़ाद थे, जवारे थे, मुशर्रफ के दौर में फैज़ पाने वाले थे, उन्हीं का तसलसल फिर इमरान खान के दौर में आया। इमरान खान ने उन्हें ओहदे दिए, मराआत दी, पैसे दिए सरकारी ख़जाने से, करप्शन के मौक़े दिए। तो ये लोग हैं जिनकी तादाद 150 से ज़्यादा नहीं है।
اور اس کے بعد وہ طوفان دیکھیں آپ کیسے تھم گیا، اب اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ چلا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لاکھوں عوام ہے، اس کی حقیقت بھی گورنمنٹ نے کھول دی ہے کہ یہ جعلی ایک مشینی سسٹم کے ذریعے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں۔ حقیقی ٹرینڈ جو موور ہیں وہ ان کی تعداد چند درجن ہوتی ہے، لیکن پھر وہ ایک روبوٹک قسم کا سسٹم چلا کر ان کی تعداد ہزاروں، دسیوں ہزار میں، لاکھوں میں پہنچا دی جاتی ہے۔ تو یہ سارا ایک مشینی فراڈ ہے جو عمران خان کر رہا ہے، اس کا اثر بھی اب دم توڑ رہا ہے۔ پھر یہ عمران خان کے جلسے آپ نے دیکھے سائی وال میں، چلیے سائی وال کو چھوڑ دیتے، وہاں تو بارش ہو گئی تھی اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کم آئے، لیکن اس کے بعد لاہور میں 2 جلسے کیے، ایک جلسہ پتہ نہیں کسی اور جگہ کیا، آخری جلسہ اس نے وہ کیا ابھی تک کا خوشاب میں۔ خوشاب کا علاقہ پی ٹی آئی کے مضبوط علاقوں میں تصور کیا جاتا ہے۔ تو خوشاب میں جلسہ گاہ کی تصویریں آپ دیکھ لیجئے، ایک بہت محدود جلسہ گاہ میں ایک محدود قسم کی حاضری، ایک قسم کی بڑی کارنر میٹنگ تھی۔ ناظرین، انصاف کی بات یہ ہے کہ مریم کے جلسے بھی بہت بڑے نہیں ہوئے، لیکن عمران خان کے جلسوں سے وہ بڑے تھے۔ ضمنی انتخابات کے جلسے اتنے بڑے نہیں ہوتے، لیکن اتنے چھوٹے بھی نہیں ہوتے جتنے عمران خان نے کیے ہیں، تو یہ وہاں بھی امداد سکڑ رہی ہے۔ تو اب یہ ضمنی انتخابات کا انہوں نے میلہ لگایا ہوا ہے۔ میلہ کیا لگایا ہوا ہے کہ اگر دھاندلی نہ ہوئی، اگر الیکشن کمیشن نے بے ایمانی نہ کی تو ہم یہ 20 کی 20 سیٹیں جیت جائیں گے۔ اور یہ طوفان مسلسل مچایا جا رہا ہے اگر کے لفظ کے ساتھ۔ اسی سے ان کے دل کے چور کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر کا لفظ جب آپ نے لگا دیا، عام طور پر سیاسی انتخابات میں اگر کا لفظ نہیں لگایا جاتا، دھاندلی ہونے کے بعد ضرور شور مچتا ہے۔ جس طرح کے دھاندلی کے ماسٹر تو یہ ہے، انہوں نے تو دھاندلی کی تاریخ میں ایک ایسے باب کا اضافہ کیا جو کسی کی سوچ میں نہیں آ سکتا تھا۔ ڈسکا کے الیکشن میں کیا ہوا، انتخابی عملے کو پیسے دے کر بھگا دیا گیا اور کہا گیا کہ تم چھپ جاؤ، اور بعد میں کہا کہ یہ لوگ لاپتہ ہو گئے، دھند میں کھو گئے، اسی لیے رزلٹ نہیں آ سکے۔ اس طرح کا دھاندلی کا جو شیطانی آئیڈیا، وہ میرے خیال میں دنیا کی کسی سیاسی جماعت کو جو دھاندلی کرانے کی ایکسپورٹ تو نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو اگر کا شور ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے بے ایمانی نہ کی، اگر مسلم لیگ نون نے بے ایمانی نہ کی، اگر جو نیوٹرلز ہیں وہ نیوٹرلز رہے تو ہم یہ 20 کی 20 سیٹیں جیت جائیں گے۔ تو مقصد اس میلہ لگانے کا یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے گا اور ہم یہ سیٹیں ہار جائیں گے، کتنی سیٹیں ہار جائیں گے، زیادہ تر سیٹیں یہ ہار جائیں گے، تو پھر ہم کہیں گے کہ دیکھو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور پھر اب ہم طوفان کھڑا کریں گے اور وہ طوفان نہیں کھڑا کر سکیں گے۔ تو پاکستان کے اندر ہونے کے حوالہ یہ گھیرا جادوگرنی کا تنگ ہو رہا ہے، اور جادوگرنی کے جو کیسز جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے ملک ریاض سے رشوت لی، اور صرف یہ بھی نہیں ہے کہ فرہ گوگی کے ذریعے اس نے سینکڑوں معاملات میں کرپشن کی اور رشوت لی، اور جیسا کہ پی ٹی آئی کے خاتون سابق رہنما عظمیٰ کاردار نے ٹی وی پر آ کر بتایا کہ 70% کرپشن کا مال جو تھا وہ عمران خان کو جاتا تھا اور جادوگرنی کو جاتا تھا، اور 30% جو تھا وہ فرہ گوگی اینڈ کمپنی کے حصے میں آتا تھا، اور وہ 30% تھا اس کا جو ٹوٹل ہے وہ اربوں روپے میں ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ جو سبکدوش خامد ہے جادوگرنی کا، وہ اس کے بیٹے، جادوگرنی کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بہنیں، سب پر کیسز ہے۔ یعنی یہ پورا خاندانی ماشاءاللہ امیر علی ٹھگ کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر ایک آدمی میں ٹھگ ہے، ہر ایک آدمی میں چور ہے، ہر ایک آدمی میں قبضہ گیر ہے، اور ان سب چوروں، ڈاکوؤں، قبضہ گیروں، رشوت خوروں، حرام خوروں کا جو سربراہ ہے وہ ماشاءاللہ وہ ہے جو خود کو ریاست مدینہ کے نفاذ کا علمبردار کہتا ہے۔ تو ناظرین، 3 طرف سے کیسز عمران خان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر فرہ گوگی ہو یا جادوگرنی ہو، تو ان کا جو دائرہ ہے، ان کا جو لنک ہے، جو ان کا سردار ہے وہ تو عمران خان ہے۔ تو جب یہ بشرا کے خاندان کے حوالے سے معاملات آگے چلیں گے تب بھی بات عمران خان تک پہنچے گی، جب بشرا کی اپنی ذات کے حوالے سے معاملات چلیں گے تو تب بھی بات عمران خان تک پہنچے گی، اور جب فرہ گوگی کے حوالے سے معاملات آگے چلیں گے تو وہ بھی عمران خان تک پہنچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، عمران خان کے اور بھی بہت سارے معاملات سامنے آنے والے ہیں، اور جن میں سب سے بڑا اہم واقعہ یہ ہے جس میں فواد چودھری نے پی ٹی آئی کو بے ایمان اور جھوٹا قرار دیا، بالواسطہ طور پر یہ کہہ کر کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس جو تھا وہ جھوٹا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کس طرح وہ جو شہرجار آفریدی ہے
झूठों का बादशाह, अपने इलाके के झूठों का बादशाह, उसने कसमें भी खाई थी, कुरान का जिक्र भी किया था, कुरान उठाऊँगा, कलमा पढ़ा और बार बार ये कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद है, वीडियो मौजूद है, ये मनशियात जो थी 14 किलो हीरोइन ये राना सनाउल्लाह के कब्ज़े से निकली हैं। तो फवाद चौधरी ने उन शहरयार अफरीदी को झूठा नहीं कहा। उसने जब ये कहा कि मैंने काबीना में इसकी मुखालफत की थी, ये कहकर उसने इमरान खान को भी बेईमान साबित कर दिया। इसी वजह से इमरान खान फवाद चौधरी से भी नाराज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है जब राना सनाउल्लाह पर मुकदमे को आप झूठा कहेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा मलबा वो मेजर जनरल आरफ मलिक से ज़्यादा, शहरयार अफरीदी से भी ज़्यादा इमरान खान पर जाएगा। और इमरान खान असद कैसर से भी नाराज़ है। हालांकि असद कैसर वो शख्स है जिसने इमरान खान की वफादारी में हर बेईमानी की अखलाक और किरदार और आइन का हर असूल पामाल किया, बेज़मीरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, बेईमानी और बददियानती के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो उस असद कैसर से क्यों नाराज़ है? इसलिए नाराज़ है कि आखिरी दिन असद कैसर ने गिनती कराने से इनकार करने के बजाय इस्तीफ़ा दे दिया और इस तरह तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। असद कैसर इस तरह ना करता तो नहीं होना था। अब इस बात को आप क्या कहेंगे ऐसे दिमाग को जिसमें भूसा भरा हुआ है? यानी इसका ख्याल है कि अगर असद कैसर उससे डट जाता तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती। कैसे नाकाम हो जाती जनाब? बाहर प्रिजनर वैन आ गई थी, अदालत खुल गई थी, असद कैसर और तुम्हारे समेत कितने ही लोग जो थे वो तौहीन अदालत के चक्कर में 6 महीने के लिए जेल पहुंच जाने थे। असद कैसर ने इस्तीफ़ा देकर तुम्हें जेल जाने से बचाया। ये इसकी एहसान फरामोशी भी है। अब असद कैसर जो है वो नाराज़ है और छुपा हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है एक दिन अंजाम उसका भी बुरा ही होना है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।